नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में क्या क्या हुआ। बने रहिएगा, आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप चौंक जाएंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी पर भाजपा का प्रस्ताव। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। संसद में प्रस्ताव पेश कर उन्होंने कहा कि राहुल ऐसी ताकतों का साथ दे रहे हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हैं। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। संसद में पेट्रोल की कीमत और जीएसटी को लेकर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूध, पढ़ाई और इलाज पर 0% जीएसटी है। अंतिम संस्कार पर टैक्स की बात को पूरी तरह गलत बताया। मंत्री ने कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। वंदे मातरम विवाद। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दल खालसा के नेता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति किसी गीत से साबित नहीं होती। उन्होंने इसे एक विचारधारा थोपने की कोशिश बताया। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी का भाषण हटेगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। हालांकि उनका विवादित भाषण सदन की कार्यवाही से हटाया जाएगा। भाजपा सांसद ने सदस्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दिया है। संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। 114 राफेल डील को मंजूरी। सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी रक्षा डील को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे दुनिया की बड़ी डिफेंस डील में गिना जा रहा है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। ट्रेड डील के बाद सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि अब भारत रूस की बजाय अमेरिका से ज्यादा तेल खरीद सकता है। ऊर्जा बाजार में इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार इसे रणनीतिक कदम बता रही है। महिला पुरुष वेतन में 25% अंतर। देश में औसत महिला वेतनभोगी कर्मचारी की आय पुरुषों से करीब 25% कम है। पिछले 12 साल में वेतन में 90% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महंगाई को जोड़ने पर वास्तविक आय कम बताई जा रही है। रिपोर्ट में वेतन असमानता पर चिंता जताई गई है। 5 डे वर्क वीक और लेबर कोड के विरोध में बैंक, बीमा और डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एसबीआई ने कहा कि कामकाज सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है। कई राज्यों में इसका असर देखा गया। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें दोहराई। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। स्टेट हाईवे को टोल फ्री न करने के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायक ने खनन माफिया पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखा गया। रायगढ़ में खदानें बंद रहीं और कोयला परिवहन ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने नए कानूनों का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा घोटाले में फरार तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि एक जमीन को 80 टुकड़ों में बांटकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। तय राशि से ज्यादा भुगतान किया गया। करीब 43 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। हरियाणा में इस बार 27 दिन का बजट सत्र चलने की उम्मीद है। यह राज्य के इतिहास का सबसे लंबा सत्र हो सकता है। सर्वदलीय बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। विपक्ष भी इसमें शामिल रहेगा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। करीब 47.9% वोटिंग दर्ज की गई। बीएनपी और अन्य दलों के बीच मुकाबला है। कुछ स्थानों पर हिंसा और बम धमाकों की भी खबरें आई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने माना कि उनकी एप्स्टीन से 3-4 मुलाकातें हुई थीं। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें पेशेवर थीं। किसी भी तरह के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। ये मुद्दा संसद में भी उठा था। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड खत्म करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा मिलेगी। सीएम धामी की नीति को संतुष्टिकरण बताया गया। इसे शिक्षा सुधार की दिशा में कदम कहा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने जेल में प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 170 दिन तक कठिन हालात में रहना पड़ा। खाने, पानी और शौचालय की व्यवस्था खराब थी। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वांगचुक के भाषणों में हिंसा के लिए उकसावे का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। सरकार ने आरोप लगाया था कि वह लद्दाख को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी टिप्पणी की। मामले की सुनवाई जारी है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार हादसे के मामले में कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। वीडियो बनाने को लेकर विवाद बढ़ा था। कथित ड्राइवर के सरेंडर को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। पुलिस जांच जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाडली बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि योजना शुरू या बंद करना सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूर्व विधायक ने याचिका दायर की थी। सरकार ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के 15,000 से ज्यादा बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई। सरकार ने योजनाओं का शुभारंभ किया। कहा गया कि श्रमिकों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सदन का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा। अब इस मुद्दे पर संसद में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। पूर्व आर्मी चीफ
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेजन पर किताब बिक रही है और उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। वहीं पेंगुइन पब्लिकेशन ने साफ किया कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। प्रकाशक ने कहा कि किसी भी तरह की प्रिंट या डिजिटल कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकते हैं महंगे। स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कीमतों में 7 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा सेंटर और सर्वर के लिए चिप्स की भारी मांग के कारण उपभोक्ता ग्रेड चिप्स की सप्लाई कम हुई है। इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। आने वाले महीनों में बाजार में और महंगाई देखने को मिल सकती है। EPFO मार्च या अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप के जरिए कर्मचारी यूपी से अपना PF पैसा निकाल सकेंगे। साथ ही पासबुक बैलेंस चेक और क्लेम स्टेटस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिलहाल ऐप का ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए जारी किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग ने देश के लिए शहरीकरण का नया रोड मैप तैयार किया है। अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में 12 करोड़ नए लोग शहरी आबादी में जुड़ सकते हैं। इसके तहत कई गांवों को शहरी सीमाओं में शामिल किया जाएगा। इससे शहरों का दायरा बढ़ेगा और नई इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां भी सामने आएंगी। सरिया हुआ महंगा, घर बनाना कठिन। देश के कई बड़े शहरों में सरिया के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में कीमत लगभग 48,900 प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। वहीं मुंबई में भी रेट में तेज उछाल देखा गया है। निर्माण लागत बढ़ने से आम लोगों के लिए घर बनवाना और महंगा हो सकता है। पैन कार्ड नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। अब दोपहिया वाहन समेत किसी भी गाड़ी की कीमत 10 लाख से अधिक होने पर ही पान देना अनिवार्य होगा। होटल बिल और बड़े कैश ट्रांजैक्शन को लेकर भी सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान सीधे हाईवे पर उतर सकता है। यदि ऐसा होता है तो पूर्वोत्तर भारत में यह पहली घटना होगी। इससे रणनीतिक और आपातकालीन तैयारियों को मजबूती मिलेगी। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि 20 फरवरी से आई कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। डीपफेक वीडियो और फोटो को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसका मकसद फेक न्यूज और चुनावी धांधली पर रोक लगाना है। भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं। इससे नेपाल की सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी। दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती देखने को मिल रही है। भारतीय रेलवे ने क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़ कम करना और परिचालन दक्षता बढ़ाना है। नई लाइनों और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट खुलने के बाद राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। करीब 20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा के लिए AI ड्रोन और CCTV से लैस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। प्रशासन भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष योजना बना रहा है। देश में बिना पर्चे के एंटीबायोटिक दवाएं बिकने की शिकायतें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है। हर साल लाखों मौतें इससे जुड़ी बताई जाती हैं। प्रशासन की सख्ती की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 54 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती करार दिया है। अदालत ने सरकार से सख्त गाइडलाइन बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई नीतियां जल्द आ सकती हैं। परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के गुलाम न बने, बल्कि उसे अपनी क्षमता बढ़ाने का साधन बनाएं। छात्रों को लिखकर अभ्यास करने और निडर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। दिल्ली में बम धमकी से हड़कंप। दिल्ली के स्कूलों और संसद को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। परिसर खाली कराए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। RBI लाएगा सख्त गाइडलाइन। लोन रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए RBI नई गाइडलाइन लाने जा रहा है। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में RP 25 शून्य तक मुआवजा देने की व्यवस्था हो सकती है। इससे ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत होगी।